तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पढ़ा दे भाई में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए लेक्चर नंबर 2 CPM सब्जेक्ट से, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट से, पार्ट नंबर ए। और टॉपिक है आज का PERT, प्रोग्राम इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो चलिए वीडियो में आगे। तो सबसे पहले बात करेंगे PERT या फिर PERT। ये स्टैंड करता है किसके लिए? प्रोग्राम इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं इस लेक्चर में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो प्रोग्राम इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक या शॉर्ट में कहूँ तो PERT क्या है? ये एक मैनेजमेंट टूल है। हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? हम प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं और रिव्यूइंग के लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, उसकी हमें प्लानिंग करनी है, उसकी कंट्रोल करना है अगर उसे हमें, या फिर हमें उसको रिव्यू करना है, तो उसमें ये हमें मदद करता है, ये हेल्प करता है। तो एक मैनेजमेंट टूल की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसे डेवलप कैसे किया था? इस PERT को डेवलप किया है US नेवी ने डेवलप किया था। किसके साथ में किया था? एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म के साथ में किया था। एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म के साथ में किया था US नेवी ने इस काम को। और क्यों किया था? पोलरिस मिसाइल प्रोग्राम के तहत किया था। पोलरिस मिसाइल प्रोग्राम के लिए किया था। और अब बात करें कि टाइम ड्यूरेशन, किसी भी प्रोजेक्ट के, कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो कितना टाइम लेने वाला है कंप्लीट होने में, तो उसके कैलकुलेशन या फिर उसके एस्टीमेट को हम कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास ऐसे दो रास्ते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो सबसे पहला रास्ता है हमारा डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच और दूसरा रास्ता है हमारा प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। तो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच में क्या होता है? मान लीजिए एक आप प्लानर हैं, आपको नेटवर्क की प्लानिंग करनी है या फिर आपको ड्यूरेशन बताना है किसी भी प्रोजेक्ट का। तो आपके पास उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या होगा? आपको पर्याप्त जानकारी होगी, ठीक है। तो आप उस पर्याप्त जानकारी का इस्तेमाल करके आप हमें बता देंगे कि टाइम का ड्यूरेशन कितना होने वाला है, एस्टीमेट क्या रहने वाला है, कैसा क्या मतलब आपकी कैलकुलेशन रहेगी, आप वो बता देंगे। तो वो जो कैलकुलेशन रहेगी आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर रहेगी, ठीक है। तो आप एक सिंगल कैलकुलेशन दे देंगे या फिर सिंगल एस्टीमेट दे देंगे टाइम ड्यूरेशन का, ठीक है, जो कि सफिशिएंटली एक्यूरेट होगी। अभी हम दूसरे अप्रोच की बात करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, हमें इस अप्रोच में क्या होता है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में, कि हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। इसीलिए जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होने वाला है वो लाई करता है कुछ लिमिट्स में, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उस टाइम ड्यूरेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं जिसमें हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है। तो किसी भी प्रोजेक्ट का टाइम ड्यूरेशन को अगर हमें एस्टीमेट करना है या फिर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है? डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, जिसमें कि एक प्लानर के पास में पर्याप्त जानकारी होती है प्रोजेक्ट के बारे में और हमें एक वो सिंगल एस्टीमेट दे सकते हैं टाइम ड्यूरेशन का या फिर टाइम कैलकुलेशन का, ठीक है, और जो कि सफिशिएंटली एक्यूरेट रहता है। और दूसरे वाले में क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में क्या होता है कि हमारे पास प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल रहती है और जो टाइम ड्यूरेशन का जो एस्टीमेट रहता है वो लिमिट्स में आता है, सिर्फ लिमिट्स के अंदर ही आता है, वो लाई करता है और उसके बाद हम टाइम ड्यूरेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो PERT फॉलो करता है दिस सेकंड अप्रोच। ये जो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है वो उसे फॉलो करता है, ठीक है। PERT फॉलोज द सेकंड अप्रोच और दी प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड द टाइम ड्यूरेशन, मतलब टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए या फिर एस्टीमेट करने के लिए PERT फॉलो करता है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को, ठीक है। अभी और बात करते हैं। PERT एक इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क मेथड है। मैंने टाइप ऑफ नेटवर्क में आपको बताया था लेकिन डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। तो PERT क्या है? एक इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क मेथड है। अच्छा, PERT के यूजेस भी बात कर लेते हैं कि यूज़ कहाँ कहाँ होता है PERT। तो इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इन R&D टाइप प्रोजेक्ट्स में क्या होता है? PERT टेक्निक का यूज़ होता है। जैसे कि स्पेस इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री एसेट्रा, इस प्रकार की इंडस्ट्री में PERT यूज़ होता है। अब देखिए इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन रिपीटेटिव टाइप होते हैं। इनको हम दोबारा से दोहरा नहीं सकते हैं या फिर वंस थोरो टाइप, मतलब इस प्रकार के प्रोजेक्ट से हम क्या होता है एक ही बार होकर गुजरते हैं।
तो इसीलिए इसे हमें नॉन रिपीटेटिव टाइप कहा गया है या फिर वंस थोरो टाइप कहा गया है। और ये जो पर्ट टेक्निक है वो R&D टाइप के प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि स्पेस इंडस्ट्री और डिफेंस इंडस्ट्री। अब देखिए इसमें क्या होगा, साथ में ऐसे प्रोजेक्ट जो नॉन रिपीटेड टाइप होते हैं या फिर वंस थोरो टाइप होते हैं कि इसमें हम करेक्ट जो टाइम के एस्टीमेट है ना उनको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते या फिर कैलकुलेट नहीं कर सकते कि करेक्ट टाइम कितना क्या लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। इसी के साथ में अगर बात करूं तो जो पर्ट है, तो पर्ट इंट्रोड्यूस करता है अनसर्टेनिटी को इंट्रोड्यूस करता है, किसमें, टाइम कैलकुलेशन में या फिर टाइम एस्टीमेट्स में अनसर्टेनिटी को इंट्रोड्यूस करता है या अनिश्चितता को ये इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन ये टाइम कैलकुलेशन किसका था, एक्टिविटी का या फिर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का जो टाइम एस्टीमेट था उसमें अनसर्टेनिटी को इंट्रोड्यूस करता है पर्ट। क्लियर है। अभी देखिए और बात कर रहे हैं तो पर्ट यूज़ करता है एक एक्टिविटी ड्यूरेशन को, ठीक है। पर्ट यूज़ करता है एक एक्टिविटी ड्यूरेशन को जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड मीन टाइम, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि पर्ट यूज़ करता है एक एक्टिविटी ड्यूरेशन जिसका नाम है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड मीन टाइम। इसी के साथ साथ वो इस एक्टिविटी, मतलब जो मैंने एक्टिविटी बोली है ना कि जिसका किसी एक्टिविटी का ड्यूरेशन यूज़ करता है, तो अगर वो एक्टिविटी का ड्यूरेशन यूज़ करता है जिसे हम एक्सपेक्टेड मीन टाइम बोल रहे हैं, इसके साथ में उससे जुड़ी हुई, उस एक्टिविटी से जुड़ी हुई जो अनसर्टेनिटी है, उस एक्टिविटी से जुड़ी हुई जो अनसर्टेनिटी है, ये उसका भी मेज़र भी कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में भी कहना चाहूँगा कि पर्ट यूज़ करता है एक्टिविटी ड्यूरेशन जिसे हम एक्सपेक्टेड मीन टाइम भी कहते हैं। अब एक्सपेक्टेड मीन टाइम के साथ साथ उस एक्टिविटी से संबंधित जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, ये उसका भी मेज़र करता है पर्ट। और ये अनसर्टेनिटी जो है इस एक्टिविटी से संबंधित या फिर उस एक्टिविटी से संबंधित जो अनसर्टेनिटी है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या तो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में या फिर वेरिएंस के फॉर्म में, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट किया गया है सिग्मा टी से और वेरिएंस को डिनोट किया गया है बी टी से, ठीक है। और ये दोनों किसके होंगे, ड्यूरेशन के होंगे या फिर टाइम ड्यूरेशन के होंगे। क्लियर। तो जैसा कि अभी एक टर्म आई थी एक्सपेक्टेड मीन टाइम की, तो एक्सपेक्टेड मीन टाइम क्या है, एक्सपेक्टेड मीन टाइम इज इंटेंडेड टू बी अ time estimate having approximately 50% chance that the actual duration will be less and a 50% chance that the actual duration will be exceeded। तो एक्सपेक्टेड मीन टाइम क्या है कि हमने एक्सपेक्ट किया है तो औसतन इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में इतना समय लगने वाला है, या फिर मैं कहूँ कि ये वो टाइम का एस्टीमेट है या फिर वो टाइम की कैलकुलेशन है, ठीक है, जिसके 50% चांसेस हैं, जिसके 50% चांसेस हैं कि वो एक्चुअल ड्यूरेशन से कम होगा, ठीक है, या फिर उसके 50% चांसेस हैं कि वो एक्चुअल ड्यूरेशन से बढ़ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड मीन टाइम क्या है, वो टाइम का एस्टीमेट है या फिर वो टाइम की कैलकुलेशन है, ठीक है, जिसमें क्या है अप्रॉक्सीमेटली लगभग 50% चांस होता है उसका कि वो एक्चुअल ड्यूरेशन से कम हो जाए या फिर 50% चांस उसका वो एक्चुअल ड्यूरेशन से बढ़ जाए। तो अभी हम बात करते हैं टाइम एस्टीमेट्स की बात करते हैं या फिर टाइम कैलकुलेशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से टाइम एस्टीमेट होंगे या फिर कौन कौन से टाइम कैलकुलेशन होंगे जो हमें पर्ट में करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या है जो थ्योरेटिकल कर्व होंगे उसमें से हमें 3 इंजीनियरिंग टाइम एस्टीमेट हमें बनाने होते हैं और ये जो 3 टाइम एस्टीमेट्स हैं, जो 3 इंजीनियरिंग टाइम एस्टीमेट्स हैं उन्हें हमें बनाना होता है और ये एम्बेडेड होते हैं थ्योरेटिकल कर्व के विदिन, ठीक है। तो ये जो 3 टाइम एस्टीमेट्स हैं वो हमें इनेबल करते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं कि हम उनको ड्राइव कर सकें मैथमेटिकली। किसको ड्राइव कर सकें मैथमेटिकली, एक्सपेक्टेड मीन टाइम को ड्राइव कर सकें मैथमेटिकली, उसके साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन को भी हम ड्राइव कर सकें और वेरिएंस को भी हम ड्राइव कर सकें। तो टाइम एस्टीमेट्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम के बारे में। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम को हम डिनोट कर रहे हैं T0 से, ठीक है। तो ये क्या है इसको हम समझ लेते हैं, जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है T0 उसे हम समझ लेते हैं कि ये वो टाइम एस्टीमेट है
ठीक है, जो किसी एक्टिविटी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एक कोई एक्टिविटी के लिए जो मिनिमम टाइम की रिक्वायरमेंट है उसे कंप्लीट होने में, किसी भी एक्टिविटी के कंप्लीट होने में जो मिनिमम टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो ये उसकी कैलकुलेशन है या फिर उसका एस्टीमेट है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ये मिनिमम टाइम तो है, लेकिन एक शर्त के साथ, यदि एवरीथिंग गोज़ एज पर द आइडियल कंडीशन, यदि सब कुछ क्या हुआ, अगर आइडियल कंडीशन के हिसाब से चला तो होगा ये मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट किसी एक्टिविटी के लिए, उसका एस्टीमेट होगा, तो हम उसे टी नॉट बोलेंगे या फिर ऑप्टिमिस्टिक टाइम बोलेंगे। या फिर हम और कह सकते हैं आइडियल कंडीशन के अलावा हम या फिर कह सकते हैं, या फिर इफ़ बेटर देन नॉर्मल कंडीशंस प्रिवेल, ठीक है। तो जो भी नॉर्मल कंडीशंस होंगी उस एक्टिविटी से रिलेटेड, जो नॉर्मल कंडीशंस होंगी, अगर उससे बेहतर सिचुएशन अगर हुई तब हम बात करेंगे, तब जो मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट होगी उस एक्टिविटी के लिए, तब हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम बोलेंगे। तो अब हम बात करते हैं मोस्ट लाइकली टाइम की बात करते हैं। मोस्ट लाइकली टाइम जो है ना, मोस्ट लाइकली टाइम जो है वो थ्योरेटिकल जो कर्व मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो जो थ्योरेटिकल कर्व में ऑप्टिमिस्टिक टाइम होगा और जो पेसिमिस्टिक टाइम होगा, तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम के बीच में जो टाइम आएगा वो आएगा मोस्ट लाइकली टाइम आएगा, ठीक है। ये किसके ऊपर बेस्ड होगा? इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है जी। एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होगा और जजमेंट के ऊपर बेस्ड होगा कि कितना टाइम लगने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है, बीइंग द टाइम रिक्वायर्ड, कब टाइम लगने वाला है। यदि नॉर्मल कंडीशंस रहीं, अगर नॉर्मल कंडीशंस अगर रहीं तो कितना टाइम लगने वाला है, कितना टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, और ये हम किसके बेसिस पर बताएंगे? एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताएंगे और जजमेंट के बेसिस पर बताएंगे, ठीक है। तो पेसिमिस्टिक टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पेसिमिस्टिक टाइम जो टीपी से हम इसे डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये मैक्सिमम टाइम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम की रिक्वायरमेंट का एस्टीमेट है। ये कब मैक्सिमम टाइम की रिक्वायरमेंट होगी? यदि जब अनयूजुअली कोई बैड लक अगर एक्सपीरियंस्ड होगा, इफ़ अनयूजुअली बैड लक इज़ एक्सपीरियंस, ठीक है। अभी देखिए, तो जो पेसिमिस्टिक टाइम है, जो टीपी है, इट में टेक अकाउंट ऑफ एन इनिशियल फेलियर और डिले, ठीक है। ये किसका ध्यान में रखता है? ये किसको ध्यान में रखता है? इनिशियल फेलियर के ये ध्यान में रखता है और डिले को ध्यान में रखता है। लेकिन ये जो डिले है, जो इनिशियल फेलियर है, किससे इन्फ्लुएंस ना हो? मेजर हजार्ड से इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इनिशियल फेलियर जो आया है या फिर जो डिले हुआ है, वो किससे प्रभावित नहीं होना चाहिए? मेजर हजार्ड से प्रभावित नहीं होना चाहिए। मेजर हजार्ड्स का मतलब है जैसे कि फ्लड हो गया, जैसा कि अर्थक्वेक हो गया, ठीक है। अनलेस दीज आर इनहेरेंट इन दी एक्टिविटी, जब तक ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते या फिर आते नहीं हैं तब तक। तो यहाँ पर जो टी नॉट है और जो टीपी है, मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम और जो पेसिमिस्टिक टाइम है, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक्सट्रीम केसेस को, ठीक है। एक्सट्रीम केसेस के मतलब क्या है? देखिए, एक तो है मैक्सिमम टाइम रिक्वायरमेंट, ठीक है, और दूसरा क्या है? मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट। तो एक्सट्रीम केसेस ये हो गए, ओके। तो रिप्रेजेंट करते हैं ये एक्सट्रीम केसेस को। अब देखिए, दीज टू टाइम्स हैव वेरी लिटिल प्रोबेबिलिटी, और इन दो टाइम्स की क्या होती है? बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है। इसके साथ में हम बात करते हैं एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करते हैं जो रिप्रेजेंट कर सकता है इस प्रकार की सिचुएशन को, जिसको हम बोलते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखिए, इस कर्व में क्या है? हम मैथमेटिकली सिंपल अप्रोक्सीमेशंस को बना सकते हैं, किसके लिए? एक्टिविटी के एक्सपेक्टेड मीन टाइम के लिए और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम मैथमेटिकल सिंपल अप्रोक्सीमेशंस को हम बना सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप इस बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में देख सकते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में देख सकते हैं कि एक एक्सिस पर मैंने क्या लिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी को लिया हुआ है, और दूसरी एक्सिस पर क्या लिया हुआ है? टाइम ड्यूरेशन को लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये ग्राफ राइज हो रहा है, फिर एकदम से फॉल हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए, सबसे पहला जो मिनिमम टाइम था, मैंने आपको बोला था कि वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम होगा, ठीक है। जो मिनिमम टाइम की रिक्वायरमेंट होगी किसी एक्टिविटी को स्टार्ट होने में या फिर कंप्लीट होने में, वो टी नॉट होगी, और जो मैक्सिमम टाइम की रिक्वायरमेंट होगी किसी एक्टिविटी को स्टार्ट होने में या फिर कंप्लीट होने में, वो कितना है? टीबी। सॉरी, स्टार्ट होने का तो नहीं बोलना चाहिए, तो बेहतर होगा क्या बोलूँ मैं कि कंप्लीट एक्टिविटी को कंप्लीट होने में जो टाइम मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो टी नॉट है, और जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट वो कितनी है? वो टीपी है, ठीक है। अभी देखिए,
एक ये अभी ये एक रेंज है, यहाँ से टी नॉट से टी पी तक की एक क्या है, टी नॉट से टी पी तक की क्या है, एक रेंज है। तो एक्टिविटी कंप्लीशन एक्सपेक्टेड विद इन दिस रेंज, ठीक है। तो जो भी एक्टिविटी है इस रेंज के अंदर हमने एक्सपेक्ट किया, ऐसा हमने माना है कि ये कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। अभी देखिए ये बीच मैंने क्या बोला था कि टी नॉट और टी पी के बीच में क्या आएगा, टी एम की वैल्यू आएगी। तो टी एम की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर पी की जो वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी के साथ, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पे जो वैल्यू आ रही है, तो वो पीक वैल्यू जो आ रही है वो क्या है, टी एम, और नोड एट मोस्ट लाइकली टाइम। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी की जो पीक वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम ड्यूरेशन की वैल्यू है उसे हम क्या बोलेंगे, मोस्ट लाइकली टाइम, जो कि हमने ग्राफ से देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये देखिए टी एम के जस्ट नियर बाई क्या है, एक्सपेक्टेड मीन टाइम है। एक्सपेक्टेड मीन टाइम का ऑर्डिनेट है जो कि डिवाइड कर रहा है एरिया अंडर कर्व इंटू 2, मतलब ये कर्व के अंडर जो एरिया है, ये जो कर्व के अंडर जो एरिया है उसको 2 भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो देखिए एक्सपेक्टेड जो मीन टाइम है, ठीक है, जो लगभग एक औसतन जो हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में या फिर किसी एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कितना समय लग सकता है किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने में, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इसको हम ड्राइव कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो टी ई इज इक्वल टू टी नॉट प्लस 4tm प्लस टी पी अपॉन 6, इसे मैं इक्वेशन दे रहा हूँ। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाई सिग्मा टी इज इक्वल टू टी पी माइनस टी नॉट बाई 6, इसे भी मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब वेरिएंस जो बी टी है वो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो बी टी इज इक्वल टू सिग्मा टी का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि अभी स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सिग्मा टी इज इक्वल टू अंडर रूट बी टी। तो बी टी बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा टी की वैल्यू इसको पुट कर दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, तो टी पी माइनस टी नॉट अपॉन 6 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेरिएंस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 से देख सकते हैं, देखिए एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमें कब मिलेगा, जब टी नॉट प्लस टी पी का जो सम होगा वो 2tm के बराबर होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ के इक्वेशन नंबर 1 से जो टी जो होगा, जो एक्सपेक्टेड जो मीन टाइम होगा वो डिफरेंट रहेगा, किससे, मोस्ट लाइकली टाइम से, जैसा कि फिगर में आप देख रहे थे। कैसे देख रहे थे आप, देखिए जो टी है वो टीएम से डिफरेंट है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये जो पार्ट ए है लेक्चर नंबर 2 का होता है यहीं पर एंड। आप वेट कीजिए पार्ट नंबर बी के लिए, या फिर आप चेक कीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ में कीजिए शेयर, अगर कोई डाउट है तो कीजिए कमेंट, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को जिसका नाम है पढ़ा दे भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।